हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ वेक्टर एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वगैरह सीखे थे। आज थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग और तीन वेक्टर्स की बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ तीन वेक्टर्स, उसी तरह से ये कंप्लीट होने के बाद सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ तीन वेक्टर्स। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। देख लो, तीन वेक्टर्स है मेरे पास ए, बी और सी, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे बोला जाएगा? पहले दो वेक्टर का आप क्रॉस करोगे और डॉट ले लोगे तीसरे वाले वेक्टर का। उसको आप सीरीज में कैसे लिखोगे? ए बी सी को बॉक्स में इस तरह से लिखोगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड। फॉर एग्जांपल, मान लो ये जो पैरेललोपाइप्ड बना है, थ्री डायमेंशनल फिगर, इसका वॉल्यूम है सपोज v। तो जब ए वेक्टर ऐसा होगा, बी वेक्टर उधर जा रहा होगा और सी वेक्टर ऐसा होगा और आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो फाइनली आपको इसका वॉल्यूम मिलेगा। इससे हमको ये पता चला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने से हमको एक वैल्यू मिलेगी, एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, ना कि कोई एक क्या बोलते हैं इसको, ना तो कोई एक वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्केलर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब सुनो, अगर आप ए बी सी लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि पहले दो वेक्टर का आप क्रॉस लोगे, जो भी वेक्टर मिलेगा उसका आप तीसरे वाले वेक्टर के साथ डॉट कर दोगे। देखो, यहां पे ए के माथे पे एरो, बी के माथे पे एरो, सी के माथे पे एरो नहीं भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि आप कोई भी वेक्टर लो और इसके माथे पे एरो दे दो, वेक्टर है। दूसरा तरीका ये कि इसी ए को थोड़ा सा थिक दिखा दो, थोड़ा बोल्ड दिखा दो, तो ये भी एक तरीका है। और जनरली लोग ये भी नहीं फॉलो करते हैं, इतने कोड़ी हो गए ना कि नॉर्मली ए बोलेंगे और इसी को वेक्टर बोलेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? तीनों रहने दो, तीनों ही वेक्टर है हमारा। हमें उसके नोटेशंस और उसके वगैरह पे नहीं जाना, बस आपको उसका फील समझना है, उसका जिस्ट क्या है। ठीक है, तो यहां पे बस मैंने दिखा दिया कि ये तीन वेक्टर्स हैं। पहला दो वेक्टर अगर इस तरह से कुछ लिखा है तो पहला दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस करना होगा, और फिर थर्ड वाले वेक्टर के साथ डॉट कर देना होगा। अगर बी सी ए लिखा है तो पहला दो वेक्टर बी और सी का क्रॉस करना होगा, थर्ड वाले के साथ डॉट करना होगा। अगर सी ए बी लिखा है तो पहला सी और ए के साथ आपको क्रॉस करना होगा, थर्ड वाले के साथ डॉट कर देना होगा। ये सीरीज फॉलो करिएगा। कहने का ये मतलब, जैसे देखो, ए बी ए सी ए बी, ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब एक साइकिल में चल रहा है। जैसे ए बी है और सी है, ठीक है ना। इस इधर अगर घूमोगे, ए के बाद क्या आता है? बी आता, बी के बाद सी आता। तो ये अगर इस तरह से अगर घूम रहे हो तब जो तुम्हारा आंसर आएगा या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो यहां पे पॉजिटिव आएगा। अब बाई चांस मान लो तुम उल्टा घूम रहे हो, कैसे? जैसे बी ए सी या ए सी बी या सी बी ए, तब उस केस में जो आंसर आएगा ना, उस केस में माइनस में आएगा। ये चीज खाली ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस है, रख सकते हैं आप। ये वाला चीज समझ में आ, ये भी आ गया समझ में, ये भी आ गया समझ में। चौथा प्रॉपर्टी ये है कि ये है ना डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे यहां पे लिखा मैंने एक वेक्टर ए, फिर कॉमा दे के लिखा बी प्लस सी, फिर लिखा डी माइनस सी। तो पहले क्या हो जाएगा? देखो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? ए ले लिया, फिर इस वाले पूरे टर्म का पहला पार्ट लिया है बी, फिर इस दोनों टर्म का पहला पार्ट लिया है डी। तो सब जगह पॉजिटिव है, इसलिए साइन पॉजिटिव है इसका। देखो, ए बी और डी, तो माइनस देने का तो जरूरत नहीं, हो गया यहां पे ए बी डी। ठीक, अब दूसरा पेयर क्या बन सकता है? ये बन सकता है कि मैंने तो ए लिया, फिर बी लिया, अब यहां से ई ले लिया, क्योंकि ई के साथ निगेटिव है इसलिए यहां पे निगेटिव आ जाएगा। और क्या बन जाएगा मेरा? ए बी और ई, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब देखो, बी का तो ले लिया था, बी उठाया था, बी का डी के साथ करा दिया था, बी का ई के साथ करा दिया था, ये पूरा सेटिस्फाइंग। अब बी को भूल जाओ, सी पे आ जाओ। तो ए के बाद सी पे जाएंगे, सी के बाद एक बार डी पे जाएंगे और फिर ई पे जाएंगे। तो ए सी और डी, ए सी और डी साइन प्लस है। क्यों? क्योंकि यहां पे ए सी और डी सबका साइन प्लस है, तो प्लस ही रहने दो। लास्ट क्या बचा? ए पे सी तो पहुंच गए, लेकिन सी पे अब ई पे जाना है, सी के बाद ई पे जाना है। तो ए सी और ई, तो ए सी और ई निगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस साइन है। बस इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, अगला ये है कि जैसे मान लो तीन वेक्टर है मेरे पास, इसको मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख कर दिया, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला ये कि आप तो डायरेक्ट इस डेफिनेशन पे चले जाओ। क्या है मतलब?
कि इस तीनों वेक्टर का आपको फाइंड करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहले दो वेक्टर का आप क्रॉस निकालो, जो भी आंसर आएगा थर्ड वाले से डॉट कर दो, जो मैंने यहां पे करके दिखाया आपको। इस दोनों का आप क्रॉस निकालने के लिए क्या करना होता है, कुछ इस तरह से लिखोगे ना, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये आई जे के लिखते हैं, फिर ए एक्स वाला, फिर बी ए वाला टर्म्स, बी वाला टर्म्स लिखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद ये आया, एक वेक्टर आया। अब इस वेक्टर को आप डॉट करा दो सी के साथ में, तो इसका मतलब ये है कि आई 1 हो जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे 1 हो जाएगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और फिर के 1 हो जाएगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साइन का क्या करेंगे, साइन अरे वही करो, यहां पे देखो प्लस प्लस तो प्लस रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस आया, फिर यहाँ पे प्लस 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 होगा तो प्लस हो गया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट इन अ सेंस कि आपको एबीसी अगर फाइंड करना है तो यहां पे पहले रो में आप ए डाल दीजिए, ए एक्स ए वाई ए जेड, इस वाले को आप यहां डाल दीजिए, दूसरे वाले को यहां पे डाले बी एक्स बी वाई बी जेड, और तीसरे वाले को यहां डालिए सी एक्स सी वाई और सी जेड। आप ये करेंगे ना, अल्टीमेटली आपको घूम फिर के यही आंसर पता चलेगा। बस इतनी ही कहानी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, हमें बस इतना ही जरूरत है। इसका एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 दिस, 4 पॉइंट्स दिए हैं, आर कोप्लेनर। आर कोप्लेनर, कोप्लेनर कहने का मतलब सारे के सारे पॉइंट्स आपके एक ही प्लेन में हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, जैसे कोई स्पेस है या 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो उसको क्योंकि एक कोप्लेनर बोला मतलब एक ही प्लेन में, तो हम एक ही प्लेन का बनाएंगे। 4 पॉइंट्स आपने बना दिए, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट ये कहीं, तीसरा पॉइंट ये, और चौथा पॉइंट सपोज ये। 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, सबको नाम दे देते हैं। चलो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। और क्योंकि सारे पॉइंट हैं आपके किस में है बताओ, एक्स वाई जेड सब स्पेस में है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्पेस में बना ही लेते हैं, फिर फाइनली हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये स्पेस में नहीं एक प्लेन में है, सारे के सारे एक प्लेन में है। तो ये प्लेन में कब होंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस बोलोगे तो क्या बोलोगे, सर ये प्लेन में तभी पॉसिबल है जब ये सारे वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ना, वो अगर हो गया 0, तभी तो होगा ना। जैसे बी सी हो गया या फिर सी डी हो गया, इस तरह से आप कितने वेक्टर्स बन गए, देखो 4 पॉइंट्स दिए थे, 4 पॉइंट से कितने वेक्टर्स हैं आपके, 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर, 3 वेक्टर मिला। कौन सा, एक वेक्टर तो मिला हमें ए बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर मिल रहा है हमें बी सी वेक्टर, तीसरा वेक्टर मिला है हमें सी डी वेक्टर। यही तो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या शो करता है, वो वॉल्यूम निकाल के देता है। प्लेन में कब होगा, जब वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तभी तो होगा ना। मान लो कुछ वॉल्यूम आ गया तो इसका मतलब क्या है, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो 0 तो नहीं होगा। तो इसीलिए कोप्लेनर होने के लिए आप लिख सकते हैं कंडीशन, फॉर वेक्टर्स, फॉर बेटर लिखे फॉर कोप्लेनर, शॉर्ट में लिखे फॉर कोप्लेनर, कोप्लेनर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसी भी 3 वेक्टर का, ये हमेशा 0 होना चाहिए। कौन कौन से वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। ठीक है, अब ये वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमको तो पॉइंट्स दिया हुआ है, हमको तो पोजीशन वेक्टर्स पता है। कौन कौन से, ये ओ, हमको ओ ए वेक्टर पता है, ओ बी वेक्टर पता है, ओ सी वेक्टर पता है, ओ डी वेक्टर पता है। तो देखो यहां पे लिखेंगे क्या, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर मतलब -6i कैप प्लस 3j कैप फिर प्लस 2k कैप। ओ बी वेक्टर निकालो, ये मिलेगा 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। फिर ओसी वेक्टर क्या है, ओसी वेक्टर मिलेगा 5i कैप फिर प्लस 7j कैप फिर प्लस 3k कैप। और ओडी वेक्टर मिलेगा, ओडी वेक्टर मिलेगा -13i कैप प्लस 17j कैप माइनस k कैप। ये सारे वेक्टर्स मिल गए, 4 वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स हैं। लेकिन आपको किसका दिखाना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस तीनों वेक्टर्स का दिखाना है। तो हम फाइंड करते हैं ना ए बी वेक्टर, तो क्या सिखाए थे, ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा हमको,
ये तो और कुछ नहीं, ए बी वेक्टर निकालने के लिए दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर करना होगा, तभी तो निकलेगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ओ बी वेक्टर माइनस, ये लिखिए ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। उसी तरह से हमको बी सी वेक्टर चाहिए, बी सी वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, ओ सी वेक्टर माइनस ऑफ ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर माइनस ऑफ ओ बी वेक्टर। फिर सी डी वेक्टर चाहिए, सी डी वेक्टर निकालने के लिए ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। चलो निकाल लेते हैं। ओ बी वेक्टर मतलब ये वाला, माइनस ओ ए वेक्टर मतलब ये वाला, माइनस करें 3 माइनस ऑफ माइनस 6, 3 प्लस 6 9, तो ये बन गया 9 आई कैप। माइनस 2 माइनस 3 मतलब माइनस 5, तो माइनस 5 जे कैप। 4 माइनस 2 मतलब 2, तो ये हो जाएगा 2 के कैप। परफेक्ट। ओ सी माइनस ओ बी चाहिए, तो ओ सी माइनस ओ बी निकालो, 5 माइनस 3 2, तो लिखिएगा आप 2 आई कैप। फिर 7 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 7 प्लस 2 9, तो प्लस 9 जे कैप। फिर 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1, तो माइनस के कैप। फिर माइनस 3 माइनस 5 निकालो, तो माइनस 13 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 18, तो माइनस 18 आई कैप। फिर 17 माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 10 जे कैप। फिर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 के कैप। ये वेक्टर निकल गया। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा ए बी सी मतलब बॉक्स में, तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा किसका, डाल दो इधर। 9 माइनस 5 2, 9 माइनस 5 2, फिर 2 9 माइनस 1, 2 9 माइनस 1 और माइनस 18, फिर 10 और माइनस 4 निकालते हैं। 9 डिटर्मिनेंट किसका, 9 माइनस 1 10 माइनस 4 का, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और इधर लिखोगे 2 माइनस 1 माइनस 18 माइनस 4 और माइनस 2 टाइम्स ये माइनस ये रहता है प्लस ये रहता है, प्लस 2 टाइम्स 2 9 माइनस 18 और 10। इसको निकालते हैं। 9 ऑफ 9 चौके 36 मतलब माइनस 36 माइनस ऑफ माइनस 10 मतलब प्लस 10, फिर प्लस 5 इंटू माइनस 8, फिर माइनस ऑफ 18, फिर प्लस 2 टाइम्स 20 हो जाएगा, माइनस 18 आएगा, भूल गया मैं टेबल, मैं टेबल भी भूल गया। 18 9 जा 162, अरे कहाँ गया पे, 2 है इधर 20 माइनस ऑफ प्लस 162 हो गया, ठीक है। तो माइनस 9 इंटू माइनस 26 प्लस 5 इंटू माइनस 26 प्लस 2 इंटू 162 प्लस 20 मतलब 182, तो 26 इंटू 9, 26 इंटू 9 माइनस 234, फिर 26 इंटू 5 माइनस 130 प्लस 182 इंटू 2 364 माइनस 234 माइनस 130 जीरो। क्या आ गया, जीरो आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो कोई वॉल्यूम नहीं बना रहा है। और वॉल्यूम कैसे बनाएगा, जब सब प्लेन में एक ही प्लेन में होंगे तो कोई स्पेस में कुछ वॉल्यूम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यस ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये सब के सब हैं आपके कोप्लेनर। ठीक है, समझ में आ गया एप्लीकेशन भी। अब लिखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझे थे, अब ये देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें बस ए क्रॉस बी क्रॉस मतलब सब कुछ क्रॉस कर देना है आपको। इस दोनों का क्रॉस वेक्टर लेना है, मतलब आपका वो वेक्टर प्रोडक्ट लेना है या क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। और जो भी वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको क्या मिलता है, यहाँ पे तो आपको वेक्टर मिलेगा, तो जो वेक्टर मिलेगा उसका फिर थर्ड वेक्टर के साथ फिर से क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सिंपल सा है कि पहला जो वेक्टर है और आखिरी जो वेक्टर है इसके बीच में आप डॉट करेंगे, ये क्या मिलेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, एक स्केलर देता है। तो स्केलर को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले वेक्टर के साथ, फिर माइनस करना है, इस दोनों का आप
डॉट लीजिए, इस दोनों का डॉट लीजिए, फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखिए ना, जैसे A क्रॉस B है ना, तो एक बार इसका पेयर बनाइए AC, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए B के साथ, फिर क्या करना है BC, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए A के साथ। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड आपके जो सिलेबस है ना उसमें स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। देखिए पहला या दूसरा या तीसरा टॉपिक होगा सिलेबस में, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, बस आपको आइडिया होना चाहिए इससे। ये तो बेस है, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा व्हाट इज स्केलर फील्ड, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर फील्ड होता क्या है और वेक्टर फील्ड होता क्या है। इफ to each point xyz of a region R in space there corresponds a number or a scalar phi of xyz, then phi is called a scalar function of position or a scalar point function। क्या बोला कि स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन या फिर स्केलर पॉइंट फंक्शन, एंड वी से दैट अ स्केलर फील्ड फाई हैज बीन डिफाइंड इन आर। मतलब जैसे हवा में मान लो सपोज कोई एक स्पेस है या स्पेस में कोई एक पॉइंट है XYZ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी एक रीजन में या स्पेस में इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई एक नंबर हो या स्केलर हो, ठीक है, नंबर हो या कोई स्केलर हो, तो जो भी फंक्शन बनेगा उसी को हम लोग बोल देंगे स्केलर फंक्शन उस पोजीशन का है या फिर स्केलर पॉइंट फंक्शन का है। ये थोड़ा विजुअलाइज करने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन यही आप डेफिनेशन क्या कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखिए इस पे, the temperature at any point within or on the earth surface at a certain time defines a scalar field। क्या बोला? the temperature at any point, टेम्परेचर क्या है? एक स्केलर है। तो धरती के ऊपर हो या धरती के अंदर क्रस्ट में हो, टेम्परेचर तो आप नाप सकते हैं, लेकिन कैसे नापेंगे? द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट विद इन और ऑन द अर्थ सरफेस एट अ सर्टेन टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आप मेजर करेंगे ना वो एक स्केलर फील्ड बन जाएगा। तो उसी को स्केलर फील्ड डिफाइन करता है। जैसे कोई भी फंक्शन हो सकता है, टेम्परेचर का कोई फंक्शन होता है ना, किसी भी चीज का, तो उसमें आप किसी टेम्परेचर फंक्शन बोला किसका? टाइम का। तो मान लीजिए टेम्परेचर टाइम का एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे t इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 2t, इस तरह से कुछ प्लस साइन t, इस तरह कोई भी फंक्शन मैंने मान दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम t पे टेम्परेचर हम इस तरह से नाप सकते हैं। तो ये जो फंक्शन बना है ना, इसी को स्केलर पॉइंट फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि आपका जो स्केलर फंक्शन है वो हमेशा टाइम पे ही डिपेंडेंट हो, बस मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे XYZ है, तो इसमें क्या है? ये सारे कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, ये भी एक स्केलर फील्ड डिफाइन कर रहा है। बेसिकली स्केलर फील्ड में आपका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, बस कुछ होना चाहिए, कुछ फंक्शंस होने चाहिए, कुछ पैरामीटर्स आपके वैरी करते रहने चाहिए, तो उसी को हम स्केलर फील्ड बोलेंगे, नंबर फील्ड बोलेंगे। अगर आपका स्केलर फील्ड टाइम का इंडिपेंडेंट है, टाइम पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग या तो स्टेशनरी वेक्टर फील्ड बोलेंगे या फिर स्टेडी स्टेट वेक्टर फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? स्टेशनरी या स्टेशनरी वेक्टर फील्ड, सॉरी यहां पे स्केलर आएगा, इसको बोला जाएगा स्टेशनरी स्केलर फील्ड बोला जाएगा, या फिर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब कि जो टाइम पे जो dt होता है ना वो जीरो, टाइम का वेरिएशन वहां पे नहीं, तो टाइम स्टेडी स्टेट बोला जाएगा या फिर उसको स्टेशनरी बोला जाएगा। कैसा बोला जाएगा? स्केलर फील्ड बोला जाएगा। तो मोटा मोटी तौर पे आप ये समझ लिए, स्केलर फील्ड एक ऐसा जगह, एक ऐसा फंक्शन जिसको कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, वहां पे सिर्फ आपके पैरामीटर्स वेरिएशन में लाएंगे। अब वो टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो ये है आपका स्केलर फील्ड, ठीक है। आप फिर नोट करिए वेक्टर, अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर फील्ड, तो इसको आप अच्छे से नोट करिए। अगला देखते हैं वेक्टर फील्ड। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर फील्ड की। वेक्टर फील्ड जैसे आपका स्केलर फील्ड था, एग्जैक्टली हुबहू वैसा ही है, बस इसमें अंतर क्या होता है? इसमें डायरेक्शन आ जाते हैं। टू ईच पॉइंट XYZ ऑफ अ रीजन R इन स्पेस देयर कोरस्पॉन्ड्स अ वेक्टर V ऑफ XYZ, देन V इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजिशन। देखो, वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजिशन या फिर वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एंड वी से दैट अ वेक्टर फील्ड V हैज बीन डिफाइंड इन R। Example, if the velocity at any point XYZ within a moving fluid is known at a certain time, then a vector field is defined। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई हवा में स्पेस है, मतलब स्पेस में एक पॉइंट है और वहां पे आप
किसी वेलोसिटी को आप शो करना चाहते हैं, किसी भी फ्लूइड का या किसी भी पार्टिकल का, तो अगर वेलोसिटी आप शो कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो दिखाना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए हवा में इस तरह से कुछ है। अब इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई वेक्टर एसोसिएटेड है उससे, तो उस रीजन को कहलाया जाएगा क्या, वेक्टर फील्ड। इफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड विद अ मूविंग फ्लूइड इज नोन एट अ सर्टेन टाइम, देन अ वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ये जैसे वेक्टर है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। यहां पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये एक्स वाई जेड सबका डायरेक्शंस बता रहा है, सबका रिजोल्यूशन किया हुआ है, तो मतलब डायरेक्शन एसोसिएटेड है। इसीलिए ये क्या डिफाइन कर रहा है, एक वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर रहा है। सो अ वेक्टर फील्ड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टेशनरी और स्टेडी स्टेट वेक्टर फील्ड। जैसे आपका स्केलर होता था इंडिपेंडेंट, उसी तरह से वेक्टर फील्ड है ये भी, अगर टाइम का इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब इसको भी हम लोग स्टेशनरी बोलेंगे या फिर स्टेडी स्टेट बोलेंगे। बस आपका इतना ही था स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड में। बस आपको यही ध्यान रखना था कि स्केलर फील्ड में आपके डायरेक्शंस, उसमें भी फंक्शंस हुआ करते थे, किसी पॉइंट का एक पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता था, यहां पे भी किसी पॉइंट का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अंतर यही होता है कि वेक्टर फील्ड में आपको डायरेक्शंस आते हैं और स्केलर फील्ड में आपके कोई भी डायरेक्शंस नहीं आते। स्केलर फील्ड भी आपका टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट हो सकता है, वेक्टर फील्ड भी आपका टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट हो सकता है। अगर स्केलर फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट है तो उसको स्टेशनरी या स्टेडी स्टेट स्केलर फील्ड बोला जाएगा। अगर वेक्टर फील्ड आपका टाइम इंडिपेंडेंट है तो उसको स्टेशनरी या स्टेडी स्टेट वेक्टर फील्ड बोला जाएगा। समझ में आ गया? यहां से पूरी कहानी हम लोग की समाप्त होती है वेक्टर अलजेब्रा की। बस आपको इतना ही जानना था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस आपका रखा हुआ है वेक्टर कैलकुलस का। तो अब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। तो तैयार हो जाइए एकदम पूरा टाइट को करके, पूरा पैकिंग वैकिंग करके, क्योंकि अब हम लोग एंटर करेंगे किस दुनिया में, वेक्टर कैलकुलस की दुनिया में। और यकीन मानिए आपको काफी मजा आने वाला है। और जो भी आपको कॉम्प्लिकेशंस है ना, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस का, अरे सब हलवा बन जाएगा। आराम से पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए। इसको आप अच्छे से नोट करिए। अगला टॉपिक हम लोग उठाते हैं वेक्टर कैलकुलस। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट मोस्ट टॉपिक, वेक्टर डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, ज्यादा भी जाने का जरूरत नहीं है। 11th 12th में आपने कैलकुलस पढ़ा ना, बस वही काफी है। तो इसमें हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन का नहीं, वेक्टर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब कोई भी चीज को हम लोग वेक्टर के टर्म्स में देखेंगे। जैसे मैंने आपको स्केलर फील्ड बता दिया, वेक्टर फील्ड बता दिया। स्केलर फील्ड क्या था, स्केलर्स का फंक्शन था, हुआ करता था, जिसमें कोई भी डायरेक्शंस नहीं आते थे। वेक्टर फील्ड का क्या मतलब था, वेक्टर फंक्शंस होते थे लेकिन उसमें डायरेक्शंस आते थे। अब फंक्शन है ना, तो फंक्शन अगर जहां पे भी आया तो आप उसका तो डेरिवेटिव निकाल ही सकते हैं या डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होता है कि आप उसमें चेंज निकाल रहे हैं, कितना चेंज हो रहा है, कितने रेट से चेंज हो रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट कैलकुलस, है ना। पूरा सब कुछ कैलकुलस में हम लोग वही करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते रहते हैं, कभी टाइम के रिस्पेक्ट में, कभी स्पेस के रिस्पेक्ट में, कभी इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, कभी उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो अभी फिलहाल हम लोग किसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, वेक्टर का डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स, क्या बोला, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स। पार्शियल डेरिवेटिव होता ना, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस होता था, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि दो होता है, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है पार्शियल। ऑर्डिनरी कब लगाते हैं, जब एक वेरिएबल का फंक्शन रहता है, उसके रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो ऑर्डिनरी होता है। एक से अधिक वाले वेरिएबल वाले फंक्शन रहते हैं, उसमें हम लोग पार्शियल फॉलो करते हैं। तो यहां पे बात हो रही है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, मतलब कोई ना कोई एक ही वेरिएबल का फंक्शन होगा यहां पे। तो मान लो लेट आर यू बी अ वेक्टर डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल स्केलर वेरिएबल यू। बोल दिया आपको, सिंगल स्केलर वेरिएबल यू का एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, वेक्टर का फंक्शन है। आर यू यहां पे वेक्टर का फंक्शन है, एक फंक्शन है लेकिन वेक्टर के टर्म्स में, मतलब डायरेक्शंस है उसके पास। तो हम लोग डिफरेंशिएट करने का मतलब है हम बेसिकली स्लोप निकालते हैं, कितना रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां से एक ओरिजिन पॉइंट से कोई एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और सिर्फ एक वेक्टर ही नहीं, वेक्टर का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, स्केलर वेरिएबल यू का फंक्शन है, आर यू इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। सपोज मान लो हम वेरिएबल में थोड़ा सा डेल्टा यू चेंज कर दिए, कितना चेंज किए, डेल्टा यू। तो अब क्या बन जाएगा फंक्शन, यू प्लस डेल्टा यू। अब यहां पे फिर से कंफ्यूज मत होना, सर यहां पे हम क्या माइनस नहीं कर सकते, अरे यहां कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बस हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट किए हैं,
अगर माइनस कर देते तो डिक्रीमेंट हो जाता, तो नीचे चले आता या कुछ कुछ और हो जाता। तो आप चेंज का मतलब हमेशा इंक्रीज करना नहीं होता, या आप तो जानते हो चेंज का मतलब या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, लेकिन जनरली फॉर द टाइम बिंग हम लोग पॉजिटिव लेकर के चलते हैं क्योंकि चीजें आसान रहती है। निगेटिव आने से तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो मान लो आर यू है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया मैंने डेल्टा यू, तो क्या हो जाएगा यू प्लस डेल्टा यू। अब जो ये फंक्शन था वो पहले था आर यू का फंक्शन था, अब ये जो फंक्शन बनेगा वो u प्लस डेल्टा यू का फंक्शन बनेगा। अब मान लो इंक्रीमेंट हुआ है तो वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा ना, वेक्टर में तुम चेंज कर रहे हो तो उसमें अगर चेंज कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ना लाजमी है और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये रहा मेरा आर यू, थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, सपोज इधर बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें चेंज कितना हुआ है, आप बोलोगे सर मैंने तो वेक्टर अलजेब्रा में ये सीखा था ट्रायंगल लॉ से कि अगर एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है तो चेंज कैसे निकालते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं जहां पे मेरा फाइनल पॉइंट है। समझ में आया ना। तो ये वाला जो वेक्टर है ना इसको हम मान लेते हैं सपोज डेल्टा आर। क्या माने डेल्टा आर, ये है चेंज। चेंज का मतलब हमेशा याद रखना, कभी भी डेल्टा का मतलब होगा ना या चेंज होगा तो इसका यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि हमेशा ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लो डेल्टा टी लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डेल्टा पी लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। वो बाद की बात डिपेंड करती है कि इसे पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है, वो अलग बात है। और ये भी बाद की बात डिपेंड करती है कि आपको डेल्टा टी या डेल्टा पी पॉजिटिव चाहिए निगेटिव चाहिए, उस हिसाब से अपना हम मॉडिफिकेशन इक्वेशन में कर लेते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहां से आया, वो यहां से आया, वेक्टर से ही आया है। देखो डेल्टा बोला ना तो हम क्या सिखाए थे, ये दिखाने के लिए आपको वेक्टर लॉ से, आप वेक्टर ट्राइंगल लॉ से आप क्या लिख सकते हो इसमें, इससे आप बोलोगे कि सर ये वाला वेक्टर देखो आर यू प्लस ये डेल्टा आर, ये क्या होना चाहिए, ये मतलब आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू। किससे लिखे, कौन से लॉ से लिखे, ये लिखे हम ट्राइंगल लॉ से, सिखा चुके हैं स्टार्टिंग में। ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर, तो देखो इस तरह से लिखा। यहां से मेरे को क्या चाहिए डेल्टा आर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा आर क्या हो जाएगा आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस कर देंगे आर ऑफ यू। समझ में आया, वही चीज लिखा हुआ है डेल्टा आर की जगह पे ये लिख गया। ठीक है, अब किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा यू, तो उसी को तो डिवाइड करेंगे ना, इसीलिए मैंने क्या कर दिया इस पे डेल्टा यू से डिवाइड किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया है तो मुझे राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा। परफेक्ट। अब सुनो, कैलकुलस का ये रूल है कि जब भी ये जो डेल्टा है ना नीचे में जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है या चेंज हो, ये अगर लिमिटिंग सेंस में नीचे में जो चेंज है ये अगर मान लो जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है मतलब चेंज बहुत कम 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 और कम होते चले जा रहा है, तो कैलकुलस में इस वाले पूरे पोर्शन को एक नया स्पेशल सिंबल दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। तो डी आर बाय डी यू कहने का यही मतलब है डेल्टा आर बाय डेल्टा यू विथ अ लिमिट हैविंग डेल्टा यू टेंडिंग टू जीरो। इतना ही मतलब है इस चीज का, समझ में आया। अब देखो, तो इसीलिए मैंने ये लिखा डेल्टा आर बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस। यहां पे जब आप डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो करोगे तो यहां पे टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो इसको बेसिकली इस पूरे टर्म को जो चेंज हुआ है इस, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, अब सुनो बात, मैंने आपको थ्योरम भी सिखाया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं भी कर सकता है ना, क्योंकि अगर यूनिक नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका डेफिनेशन यही होगा और हम लोग बेसिकली इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। डी आर बाई डी यू इज इटसेल्फ अ वेक्टर depending on u. We can consider its derivative with respect to u, hence its higher order derivatives are described. यहां पे जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया है ना,
तो ये मत समझिएगा कि इसका आपने डेरिवेटिव लिया है तो कोई एक नंबर मिलेगा, अरे नहीं, यहां पे जो मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा, स्केलर नहीं, एक वेक्टर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो। जब भी आप वेक्टर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। अब कि वेक्टर मिला है तो कैसा मिलेगा? ये वेक्टर का फंक्शन मिलेगा। अगर बाय चांस मान लो ये कोई फंक्शन है तो इसका बार बार डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो यही चीज बोला जा रहा है कि यहां पे dr बाय du, क्योंकि इटसेल्फ एक वेक्टर है, किसके टर्म्स में? u के टर्म्स में, u पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम निकाल ही सकते हैं। समझ में आ गया? जो आपकी कहानी नॉर्मल कैलकुलस में रोल प्ले कर रही थी डिफरेंशिएशन में किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के साथ में, सेम कहानी वो यहां पे भी रोल प्ले करती है। बस अंतर यही होता है कि नॉर्मल वाले केस में या फिर जो आप नॉर्मल जो कन्वेंशनल कैलकुलस पढ़ते हो उसमें सिर्फ फंक्शन होता है, उसमें हम ऐसा नहीं बोलते कि स्केलर फंक्शन या वेक्टर फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं बोलते। फंक्शन है तो फंक्शन है। लेकिन यहां पे वेक्टर कैलकुलस में जो आप फंक्शंस डील करते हो वो जनरली हम लोग वेक्टर स्केलर वेक्टर फील्ड वाला वेक्टर फंक्शन कंसिडर करते हैं। तो आई होप ये वेक्टर डिफरेंशिएशन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले हैं स्पेस कर्व्स। स्पेस कर्व्स देखो यहां पे बनाया गया है 3 डायमेंशनल स्पेस। सपोज एक्स वाई जेड एक 3 डायमेंशनल स्पेस ले लिया। स्पेस इमेजिन करो, स्पेस में कोई कर्व है, कुछ किसी तरह का कोई भी। इफ इन पर्टिकुलर आर यू इज द पोजिशन वेक्टर आर यू ज्वाइनिंग द ओरिजिन ओ ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, देन आर यू इज इक्वल टू दिस। क्या बोला? आर यू क्या है? एक पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो एक्स ऑफ यू, वाई ऑफ यू, जेड ऑफ यू। तो देखो यहां एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिए हवा में, एक्स वाई जेड। आर यू क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है, ये इस पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर है तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं ना, एक्स ऑफ यू आई कैप प्लस वाई ऑफ यू जे कैप प्लस जेड ऑफ यू के कैप। क्योंकि आर यू है तो इसका 3 कोऑर्डिनेट मतलब कंपोनेंट्स निकलेंगे, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। तो ये तो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना? तो इसको स्मॉल है। एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वेक्टर आर यू डिफाइंस एक्स वाई जेड एज फंक्शंस ऑफ यू। और स्पेसिफिकेशन ऑफ द वेक्टर आर यू, जो आर यू का जो स्पेसिफिकेशन है वो किस तरह से डिफाइन करता है? वो आर यू का एक फंक्शन है। जैसे आर ऑफ यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही होता है, जैसे मान लो लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि ये एक्स वेरिएबल का फंक्शन है। एफ ऑफ टी मतलब ये टी वेरिएबल का फंक्शन है। आर ऑफ यू मतलब ये यू वेरिएबल का कोई फंक्शन है। कैसा फंक्शन? वेक्टर। तो एक वेक्टर इस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू, तो ये एक स्पेस कर्व बना है। ठीक है, एज यू चेंजेस, अगर यू चेंज कर रहा है, द टर्मिनल पॉइंट ऑफ आर डिस्क्राइब्स अ स्पेस कर्व हैविंग द पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिस। एक्स मतलब ये, वाई मतलब ये, जेड मतलब ये। कैसे बना ये कर्व? देखो ये तीर, सपोज ये पॉइंट पे इस पे तीर मारो। अब मान लो हम यू में थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं, तो हो सकता है चेंजेस करने से ऐसा बने, ऐसा बने। जैसा चेंज होगा हमारे यू वेरिएबल में, उस हिसाब से अपना कर्व का नेचर बदलेगा, उसका ओरिएंटेशन बदलेगा, या उसका ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उस हिसाब से बदलेगा। ठीक है, अब ये तो जरूरी नहीं ना कि यू हमेशा एक ही रेट से मूव कर रहा हो। अगर एक रेट से अगर चेंज कर रहा हो तो फिर वो तो यूनिफॉर्म रेट वाला केस हो गया, तो उसमें से तो सिर्फ कैसे चेंज कर सकता है, वो भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो यहां पे मैंने कोई रैंडम चेंज माना है कि यू वेरिएबल में कुछ रैंडमली चेंज हो रहा है। उस रैंडम चेंज के अनुसार जहां जहां ये पॉइंट तुम्हारा ट्रैवल करेगा, देखो ये वाला टर्मिनल पॉइंट है ना, तो जहां जहां जैसे जैसे ये वाला पॉइंट ट्रैवल करेगा वैसे वैसे तुम्हारा इस तरह सा ये पॉइंट का लोकस को अगर हम ट्रेस करेंगे तो क्या बनेगा? एक कर्व बन जाएगा। मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे आर यू वेक्टर है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू वेक्टर है। ठीक है, डेल्टा यू का वैल्यू जैसे जैसे बदलेगा उस हिसाब से अपना वेक्टर, अपना पोजीशन बदलता चला जाएगा। लेकिन क्या याद रखना है कि जो चेंज है ना वो भी एक फंक्शन ही है। किसका? यू का फंक्शन है। तो हम तो सीख चुके हैं कि ये वाला वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर ये इंस्टेंट पे आर यू है, ये वाला इंस्टेंट पे आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू है, तो चेंज कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं।
यहां पे हम लोग को स्पेस कर्व में ये सीखना है कि ये जो टर्मिनल पॉइंट है ना, ये अलग अलग पॉइंट पे चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वेक्टर है आर यू, इसके तो 3 कंपोनेंट हो सकते हैं अगर 3 डायमेंशन स्पेस में हम लोग एक्स, वाई और जेड। तो इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट हो सकता है, मतलब एक्स के अलोंग कोई फंक्शन हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स ऑफ यू। y के अलोंग कोई फंक्शन हो सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं y ऑफ यू। z के अलोंग कोई फंक्शन हो सकता है, उसको बोल देंगे z ऑफ यू। तो बस x y z के रिप्लेस कर दीजिए यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर से, तो क्या मिल जाएगा, r ऑफ यू इज इक्वल टू x ऑफ यू, y ऑफ यू, z ऑफ यू। समझ में आ गया? वही चीज जो आपने लिखा था पहले, उसी चीज को आपने इस तरह से फॉर्मेट में लिखा, तो इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो आपको पता है कि जो चेंज आप निकाल रहे हो वो डेल्टा आर के डायरेक्शन में ही निकाल रहे हो चेंज, ठीक है ना। अगर ये डेल्टा यू सपोज मान लो अप्रोच कर रहा है 0 के, तो क्या हम इस डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो कैलकुलस का डिफिनेशन है, रूल है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से जो आप डी आर बाई डी यू लिखोगे वो सब के लिए तो हो जाएगा ना। यहां पे देखो क्या है, ये डेल्टा एक्स ऑफ यू, मतलब आप इस पे लगा रहे हो, अगर आप इस चीज पे लगा रहे हो तो इसका मतलब तो आप बाकी सारी चीजों पे भी लगा रहे हो। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा यू एस डेल्टा यू टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी यू। फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू करो, इसमें डेल्टा यू अगर टेंड्स टू 0 हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी यू। और उसी तरह से डेल्टा जेड बाय डेल्टा यू एस डेल्टा यू टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा, डी जेड बाई डी यू। बस यही चीज तो है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो वही चीज क्या है यहाँ पे, डी एक्स बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू, डी जेड बाई डी यू। आप इसका आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखना अनिवार्य है, क्योंकि सबका स्पेसिफिक डायरेक्शन मेंशन है, पोजीशन वेक्टर से हम लोग सीख चुके हैं। ये था आपका जनरल डिस्क्रिप्शन। हमारे जरूरत के हिसाब से इसकी वैल्यू, मतलब इसका नेचर या इसका मीनिंग बदलते रहता है। यहां पे मैंने क्या चेंज किया, मैंने लिखा है डी आर बाई डी यू, देखो डी आर बाय, यहां पे लिखा हुआ है डी आर बाई डी यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को सपोज मैं मान लेता हूं टाइम, क्या बोला, डी आर बाई डी यू है ना, इसमें से 2 वेरिएबल दिख रहे हैं तुमको, आर दिख रहा और यू दिख रहा। हम आर कोई एक रैंडम वेरिएबल था, हमको नहीं पता, ठीक है। हम आर को क्या बोल दिए, इसको हम लोग बोल दिए डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। इसको मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, को एक क्वांटिटी दे दी, और इस वाले टर्म को मैंने नाम दे दिया सपोज टाइम दे दिया, टाइम दे दिया। तो अगर मैं लिखूं डी आर बाई डी यू, तो इसका मतलब क्या, वो तो वही है डी आर बाई डी टी। यहां पे आप चेंज करके भी लिख सकते हो, डी एक्स कर सकते हो। मैंने बस समझाने के लिए लिखा है इस तरह से। यहां पे आर को अगर आप मान लो कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक काम करो, आर को सपोज एक्स कंसिडर कर लो और यू को सपोज मान लो टी कंसिडर कर लो, तब क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी यू के जगह क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी। आर के जगह सपोज एस कर लो, यू के जगह टी कर लो, अब क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी यू बन जाएगा डी एस बाई डी टी। तो अपने जरूरत के हिसाब से हम इसका मीनिंग डालेंगे तो उसमें वो चीज मिल जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट डाले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वो वेलोसिटी दे देगा। अगर इसी के जगह पे हम कुछ और डाल देंगे, यहां कुछ और डाल देंगे तो वो कुछ और दे देगा। यहां मास डाल देंगे, यहां टाइम दे देंगे, तो क्या बन जाएगा, मास फ्लो रेट बन जाएगा। तो अपने जरूरत के हिसाब से अपना वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, लेकिन हमको तो एक जनरल स्टेटमेंट देना है ना, इसीलिए मैंने कोई भी एक रैंडम आर वेरिएबल ले लिया, यू वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब इसी चीज को आप हर चीज में आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन इसका जबरदस्त है, आप हर चीज में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो स्पेस कर्व क्या हो गया, ये वाला, ये जो कर्व बना है ना, कैसे बना, पॉइंट को ट्रेस करके, जो डेल्टा यू आप चेंज कर रहे थे उसी चेंजेस को आप ट्रेस करके जो स्पेस में कर्व बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस कर्व। क्लियर हो गया? तो वेक्टर डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखा, स्पेस कर्व हम लोगों ने सीखा। अच्छे से इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे चीजें क्लियर हो जाएगी कि हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। इफ आर ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू आई कैप plus y of u j cap plus z of u k cap where x y z are the differentiable functions of a scalar u, prove that, अगर ये बात है तो हमको तो पता है कि अगर r of u x of u है i cap प्लस y of u है j cap और z of u है k cap, क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा यू से डिवाइड कर देते हैं। तो कर दीजिए इसको आप डेल्टा यू से डिवाइड, थ्रू आउट आप डेल्टा यू से डिवाइड करिए। अब क्या करेंगे,
डी आर बाई डी यू मेरे को फाइंड करना है, तो मतलब और कुछ नहीं, मेरे को लिमिटिंग सेंस में आर ऑफ यू बाई डेल्टा यू डालना होगा। डेल्टा यू टेंड्स टू 0, मतलब ये कि आप इधर भी लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट मैं क्या बोलूंगा, लिमिट ऑफ एक्स यू आई कैप प्लस यू ऑफ वाई ऑफ यू। मेरे को पहले डेल्टा आर निकालना पड़ेगा, सॉरी अभी नहीं लिख सकता मैं। आर ऑफ यू है, मुझे पता है ये क्या होता है, डी आर बाई डी यू, ये और कुछ नहीं, लिमिट डेल्टा आर बाई डेल्टा यू एज डेल्टा यू टेंड्स टू 0। ये करना रहता है। यहां पे आपको आर ऑफ यू दिया है, आपको डेल्टा आर निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप जानते हो ना, डेल्टा आर क्या होता है, ये होता है आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू होता है। तो इस हमको आर ऑफ यू जानते हैं, हम पहले ये निकालेंगे। तो इससे आप निकाल सकते हो आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू, क्या बनेगा ये, एक्स ऑफ यू प्लस डेल्टा यू आई कैप प्लस वाई ऑफ यू प्लस डेल्टा यू जे कैप प्लस जेड ऑफ यू प्लस डेल्टा यू के कैप। डेल्टा आर क्या होगा, माइनस कर दीजिए, आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस ऑफ आर ऑफ यू, ये मिलेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा आर इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस एक्स ऑफ यू, इसको पूरी तरह से ब्रैकेट में रखो, लिखो आई कैप, प्लस वाई ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस वाई ऑफ यू, पूरी तरह से ब्रैकेट में रखो, लिखो जे कैप, प्लस जेड ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस जेड ऑफ यू, पूरी तरह से ब्रैकेट में लिखो के कैप। हो गया है। डेल्टा यू से आप पूरी तरह से आप डिवाइड कर दो, तो आप इधर से भी डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, डेल्टा यू इसको भी आप डिवाइड कर दो, डेल्टा यू इसको भी आप डिवाइड कर दो, डेल्टा यू। अब दोनों साइड लिमिट ले लो, नहीं लिमिट लेने से पहले मेरे को यहां पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा आर बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू, क्या मैं इसे डेल्टा एक्स बोल सकता हूं, हाँ ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा यू है आई कैप, प्लस ये डेल्टा वाई है जे कैप, ये डेल्टा जेड है के कैप। परफेक्ट, दोनों साइड लिमिट लीजिए, लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा आर बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा यू आई कैप, यहां पे डेल्टा यू टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू एज डेल्टा यू टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा जे कैप, प्लस लिमिट डेल्टा जेड बाय डेल्टा यू एज डेल्टा यू टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा के कैप। क्या हम इस चीज को dx बाई डी यू बोल सकते हैं ना, तो ये बन गया ना मेरा dr बाई डी यू इज इक्वल टू dx बाई डी यू आई कैप प्लस dy बाई डी यू इंटू जे कैप प्लस dz बाई डी यू इंटू के कैप। यही चीज तो आपको प्रूव करना था, हो गया, क्वाइट इजली डन, क्वाड्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम हेंस प्रूव्ड। मजा आया ना, अभी और मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है r इज इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस टी के कैप। आपको डी आर बाई डी टी निकालना है, डी टू आर बाई डी टी टू, और इसका मॉड निकालना है और इसका भी मॉड निकालना है। तो एक एक करके बनाते हैं हम लोग। डी आर बाई डी टी निकालिए, डी आर बाई डी टी, हर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में। तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी, तो लिखिए यहां पे कॉस टी आई कैप। कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी, तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस साइन टी जे कैप। टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 ही रह जाएगा, और प्लस के कैप रहने दीजिए। समझ में आया। इसका मॉड निकाल लेते हैं। जब आप इसका डी आर बाई डी टी का मॉड निकालेंगे तब ये और कुछ नहीं, रूट अंडर ऑफ, सिखाए थे आपको क्या करना है, कॉस टी इसका होल स्क्वायर करिए प्लस माइनस साइन टी इसका होल स्क्वायर करिए प्लस 1 इसका होल स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो मतलब ये बन जाएगा आपका रूट 2। ये आपने ए निकाला, सी भी निकाल लिया, बी निकालते हैं, 2 बार डेरिवेटिव डी टू आर बाय
dt2। डिफरेंशिएट करेंगे cos t का तो माइनस साइन टी आएगा, आई कैप रहने दीजिए, साइन टी का cos t होता है तो ये माइनस cos t j कैप होगा, और ये डेरिवेटिव 1 का हो जाता है 0 तो वो भाग जाएगा। इसका मॉड लेते हैं d2r बाई dt2, इसका मॉड लोगे तो क्या होगा, रूट अंडर ऑफ माइनस साइन टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस टी इसका होल स्क्वायर, करिए रूट अंडर ऑफ साइन स्क्वायर टी होगा और ये कॉस स्क्वायर टी होगा। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी होता है 1, मतलब रूट अंडर 1 मतलब 1। ये बन गया है आपका आंसर। सब कुछ आपने निकाल लिया, ये ए सी बी और वो था आपका डी। अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका स्पेस कर्व का। इसका काफी अच्छा सा फील आएगा आपको। देखिए कोई भी एक कर्व है ना सी, इसको आप पैरामेट्रिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब x इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एस, z इज इक्वल टू जेड ऑफ एस। तो ये जो चीज आपने लिखा ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। किसका, इस कर्व सी का। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक पोजीशन वेक्टर आपने बनाया किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पे एक कोई पोजीशन वेक्टर आपने सपोज आर वेक्टर डिफाइन किया है, तो इस आर वेक्टर को क्या बोलेंगे आप बोलेंगे ये और कुछ नहीं, एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है और जेड के कैप है। तो इस पोजीशन वेक्टर का जब आप डिफरेंशिएशन कर देंगे एस के रेस्पेक्ट में, तो ये टेंजेंट दे देगा, इस कर्व का एक टेंजेंट दे देगा। तो लिख सकते हैं द वेक्टर dr by ds gives a tangent to the curve। कौन सा कर्व, x is equal to x of s, y is equal to y of s, z is equal to z of s। तो ये जो आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन है कर्व का, जब आप इस तरह से पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे s के रेस्पेक्ट में, तो उस कर्व का एक टेंजेंट मिल जाएगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आपने टेंजेंट फाइंड करेंगे इससे, वो यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। यही हम लोग को प्रूव करना है। तो पहले dr बाई ds तो निकालें। तो r ये होता है, तो बताओ dr बाई ds क्या होना चाहिए। ये बोलोगे सर ये dx बाई ds है आई कैप, प्लस dy बाई ds है जे कैप, और dz बाई ds है ये है के कैप। बस आपको यही प्रूव करना है कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो निकाल दो मैग्नीट्यूड। रूट मॉड ऑफ dr बाई ds क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ dx बाई ds होल स्क्वायर प्लस dy बाई ds होल स्क्वायर प्लस dz बाई ds होल स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, dx होल स्क्वायर, dy होल स्क्वायर, dz होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ds होल स्क्वायर। रूट अंडर, कैलकुलस से आप ये रूल याद रखिए कि ds स्क्वायर को हम लिख सकते हैं dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। कहां से आया, ये कैलकुलस का एक रूल होता है। तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये ds स्क्वायर हो जाएगा ना, तो रूट अंडर क्या हो गया, ds स्क्वायर बाय ds स्क्वायर, काट दीजिए, ये बन गया आपका 1। तो बस यही प्रूव करना था आपको कि जो टेंजेंट यहाँ पे आपका बनेगा इस कर्व पे, वो एक यूनिट वेक्टर का बनेगा, उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो गई। हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। आज के लेक्चर में बहुत कुछ नया चीज सीखे हम लोग। डिफरेंशिएट वेक्टर कैलकुलस को इंट्रोड्यूस कर दिए, साथ ही साथ हम लोग स्पेस कर्व भी सीखे, उसका डिफरेंशिएशन निकालना सीखे। बहुत सारी नई चीजें आ गई, सिंपल चीजें हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर बनेगा तो हेवी कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए घबराने का बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग की क्लास में कभी कोई भी चीज टफ या डिफिकल्ट नहीं होता, उसको आसानी से हलवा बना दिया जाता है, ताकि आप अच्छे से खा लें पूरे परिवार के साथ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।